देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है ये हमारा लाइट का इंटरफेरेंस इफेक्ट को शो करता है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस इफेक्ट में हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास एक अगर डबल ये अगर दो स्लिट्स थे S1 एंड S2 और दो स्लिट्स है ना, टू स्लिट्स, एंड हमारे पास यहाँ पे डी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन रखा गया, कैपिटल डी डिस्टेंस के है ना सेपरेशन पे एक स्क्रीन रखा गया है। और यहाँ से S1 और S2 से जो लाइट्स निकलेंगे अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो उनके इंटरफेरेंस का जो पैटर्न है हम वो स्क्रीन में देखना चाहते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं इसके लिए, हम यहाँ पे S1 और S2 पे है ना दो कोहेरेंट सोर्स लेना चाहते हैं, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली दो कोहेरेंट सोर्स यानी कि जिनका है ना फ्रीक्वेंसी फेज सब कुछ सेम है ना, ऐसा इनिशियल टाइम से ही मतलब इनिशियल t इक्वल टू 0 से ही है ना फेज और फ्रीक्वेंसी सेम होना लाइट के लिए हमारा है ना मतलब आर्टिफिशियली इस तरह से मैन्युफैक्चर करना मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम S1 एंड S2 जो सोर्सेस जिसको हम कह रहे थे कि ये दो सोर्स होने चाहिए, इसको सोर्स यहाँ पे ना कंसिडर करके एक सिंगल सोर्स कंसिडर करते हैं। और उस सिंगल सोर्स से एक्चुअली दोनों S1 एंड S2 को क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं। और इसके कारण S1 एंड S2 फिर दो नया सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे, है ना, दो न्यू सोर्स की तरह से बिहेव करेंगे। और ये दोनों न्यू सोर्स जो भी रहेंगे उन दोनों का फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही सोर्स से फाइन दोनों अल्टीमेटली इल्यूमिनेट हुआ था, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, है ना। और दूसरा जो सोर्स था, मेन सोर्स था, है ना, इस मेन सोर्स को हम स्लिट S1 और स्लिट S2 से इक्वी डिस्टेंस पे रखे हैं। तो इसके कारण यहाँ पे जो पोजीशन में या लेंथ में जो इनिशियल जो डिफरेंस रहता है अगर वो नहीं है तो S1 एंड S2 कैन बी कंसिडर्ड एज ए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब नो फेज डिफरेंस, नो पाथ डिफरेंस, है ना, नो इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है, एंड सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब ये दोनों यहाँ से देखोगे तो यहाँ से S1 एंड S2 दो हमारे सोर्स हो गए, एंड इन दोनों सोर्सेस के कारण यहाँ पर P एक पॉइंट है विच इज एट ए हाइट, है ना, y, है ना, P विच इज एट ए हाइट y फ्रॉम द, है ना, मिडिल ऑफ द स्क्रीन। तो इस पॉइंट P पे जो है हमारा मैक्सिमम अगर हम हमारा ओकर हो रहा है तो मैक्सिमम के लिए हमारा रिलेशन क्या था। तो देखिए जैसे हम पहले भी हम देख चुके हैं कि हमारा सपोज दो वेव इक्वेशंस थे, तो लाइट के केस में भी दो वेव इक्वेशंस को अगर हम कंसीडर करें तो इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E01 sin ओमेगा t माइनस kx, E2 इज इक्वल टू E02 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई। ये एक्स्ट्रा फाई क्यों लिया, क्योंकि देख लो यहाँ पर साफ फिगर में कि भाई हमारा जो पॉइंट P है वो S2 से ज्यादा डिस्टेंट है जबकि S1 के क्लोज है, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। तो लेंथ के डिफरेंस के कारण भी फेज डिफरेंस क्रिएट होता था, तो इसलिए एक फाई, एंड हियर फाई वैल्यू विल बी k डेल्टा x, है ना, फाई की वैल्यू k डेल्टा x। तो फिर for constructive interference, for constructive interference, for constructive interference यानी कि हमारा E नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि E1 और E2 का कंबाइन करने के बाद जो E नॉट बनता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता था, उसकी वैल्यू हमको क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम लोग जनरल वे में कर चुके हैं पहले, मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट को सम अप कर रहा हूँ फटाफट। तो E नॉट की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ E नॉट 1 का स्क्वायर प्लस E नॉट 2 का स्क्वायर ट्वाइस E नॉट 1 E नॉट 2 cos phi, and for maximum value of E naught, our cos phi should be 1, है ना। तो for maximum value of E naught, our cos phi should be 1। तो for cos phi is equal to 1, phi should be equal to 2n pi, where n is equal to 0, 1, 2 इस तरह से आपका जाएगा। तो फिर if phi is equal to k delta x, है ना, जैसे मैंने कहा था अभी यहाँ पर टाइम डिलेशन या टाइम एडवांस का कोई सवाल ही नहीं है ना, दोनों स्लिट से एक साथ लाइट निकले थे। बट हाँ, जो हमारा पॉइंट P है इट इज not at the same equal distance from both the slits, so that's why एक path difference आ रहा है, and because of that path difference we are having a phase difference, and that phase difference value is k delta x। तो ये k delta x हो गया, and k delta x is equal to 2n pi। सिंप्लीफाई कर लो इसको क्योंकि k की वैल्यू आपको पता है 2 pi by lambda, and hence आपका सॉल्व करके डेल्टा x जो पाथ डिफरेंस है इट बिकम्स n lambda, यानी कि डेल्टा x इज इक्वल टू n lambda, और जिसमें n की वैल्यू जब आप 0 1 2 3 ये डालते चले जाओगे तो दिस विल गिव यू द पोजीशंस ऑफ, है ना, this will give you the positions या delta x values for constructive interference या यहाँ पर E नॉट की वैल्यू मैक्सिमम है। तो now as per, है ना, ज्योमेट्री अगर देखोगे तो ज्योमेट्री में आप देख ही रहे होगे, चलो फिर से एक बार ज्योमेट्री का देख लेते हैं। आप ज्योमेट्री में ये देख रहे थे, बताइए, है ना, हम लोगों ने अभी क्या निकाला था, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, है ना। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स को हमने क्या लिखा, डी साइन थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हमारे इस तरह से ये जो पॉइंट पी है, इफ इट इज वेरी एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना, कंपेयर टू स्मॉल डी, इफ इट इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो देन वी कैन assume these three lines to be almost parallel, these three lines to be almost parallel। और अगर almost parallel lines अगर assume करें तो वैसे केस में हम जानते हैं जो लेंथ का डिफरेंस निकालने का जो कंसेप्ट होता था वो होता था इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। तो इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया
और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सेस लेंथ है व्हिच इज डेल्टा एक्स बिकम्स d sin थीटा बिकॉज द separation between the slits was d sin d है ना, तो separation between the slits was d and so this path difference will become है ना d sin theta, so delta x की वैल्यू d sin theta है ना, तो अगर डेल्टा x की वैल्यू d sin theta आ गया तो यही जो d sin theta है this will be our path difference है ना, so that's why delta x is equal to n lambda में delta x की वैल्यू हमने क्या लिख दिया d sin theta, so ज्योमेट्री से ये वैल्यू हमने देखा था है ना, तो ये जो वैल्यू था डेल्टा x is equal to d sin theta है ना, एंड डी साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हम एन लैम्डा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आगे की जो ज्योमेट्री है उसमें आप देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये आ गया, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एन लैम्डा बाई स्मॉल डी, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एन लैम्डा बाई स्मॉल डी। For small theta, है ना, we can approximate sin theta is equal to theta is almost equal to tan theta, and that's why इस sin theta को हमने रिप्लेस कर दिया था tan theta से, और फाइनली tan theta is equal to n lambda by d, but as per again geometry tan theta is है ना y upon capital D, y कौन सा लेंथ है p और सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस जो था y, तो y अपॉन कैपिटल D परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना ये वैल्यूज, सो y अपॉन d is equal to n lambda by small d, so what is the value of y, तो y value is n lambda capital D upon small d, so ये वैल्यू थी आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है ना, तो चलिए उसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी रिलेशन समझते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, यानी कि ई नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए मिनिमम, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ई नॉट की वैल्यू अगर मिनिमम होनी चाहिए तो ई नॉट की वैल्यू एक्चुअली क्या थी अंडर रूट ऑफ ई नॉट वन का स्क्वायर ई नॉट टू का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई नॉट वन ई नॉट टू कॉस फाइव, तो कॉस फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस वन होगा तभी तो ई नॉट की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी ना, सेम वही आइडिया ठीक, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, तो कॉस फाइव की वैल्यू अगर माइनस वन है तो जनरल फॉर्म में फाइव की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो जनरल फॉर्म में फाइव की वैल्यू होनी चाहिए ट्वाइस एन प्लस वन फाइव, तो फिर ट्वाइस एन प्लस वन पाई है ना, ये मल्टीपल ये फॉर्म होना चाहिए, और जिसमें एन की वैल्यू एक्सटेंड करेगा 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो फाई अगर हमारा के डेल्टा एक्स है, फाई की वैल्यू अगर के डेल्टा एक्स है ना, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि पार्ट डिफरेंस के कारण अगर फेज डिफरेंस क्रिएट होता था तो फाई हमारा होता था के डेल्टा एक्स, तो के डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन पाई, एंड के की वैल्यू होती थी 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एन प्लस वन पाई, लेफ्ट एंड राइट हैंड पाई पाई कैंसिल एंड डेल्टा एक्स बिकम्स ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाय 2 है ना, ये आ गया, और यहीं से हमारा जो पहला रिलेशन था वो आया हमारा कौन सा, कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स इफ इट इज डी साइन थीटा, क्योंकि पिछले कंस्ट्रक्टिव के केस में भी जो देखा था लेंथ वही रहेगा है ना, तो डेल्टा एक्स का जो रिलेशन था डी साइन थीटा, तो अगर ये डी साइन थीटा है बट दिस टाइम डी साइन थीटा विल बी ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाय 2, तो इफ डी साइन थीटा इज इक्वल ट्वाइस एन प्लस लैम्डा बाय 2, तो साइन थीटा विल बिकम ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाय 2d and theta becomes sin inverse of twice n plus 1 lambda by 2d, so this will give you the angular position for destructive interference है ना, या मिनिमा, ठीक है, जैसे मैक्सिमा निकाला था या मैक्सिमम जहाँ पे ब्राइटनेस दिख रहा था, तो उस तरह से ये मिनिमम ब्राइटनेस वाले पोजीशन जिसको हम शॉर्ट में मिनिमा बोलते हैं, ठीक है, सिंपली मिनिमा बोल के छोड़ देते हैं, तो मिनिमा, तो ये मिल रहा था, लेकिन अब जैसे हम लोगों ने कहा कि एक अप्रोक्सीमेशन हम जो सीबीएसई वाला करते हैं, तो सीबीएसई वाले अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, सीबीएसई में अप्रोक्सीमेशन में हम ये करेंगे कि फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा कैन बी कंसिडर्ड एज ए tan थीटा, तो फॉर small theta sin theta can be approximated as theta and theta can be written as tan theta है ना, अगर एंगल स्मॉल होता है, तो इस रिलेशन से वंस अगेन tan theta is equal to twice n plus 1 lambda upon 2d, तो फिर tan theta के जगह पे फिर क्या लिख सकते हैं, तो tan theta के जगह पे लिख सकते हैं वही y upon capital D is equal to twice n plus 1 lambda upon 2d, तो therefore y की वैल्यू जो हमको चाहिए था y is equal to twice n plus 1 lambda d by 2d,
तो ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा डी बाई टू डी। अब देखो तो ये जो वैल्यूज हमको मिल रहे हैं, है ना, क्या ये हमारा जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट है उनके बीचों बीच पे लाई कर रहा है क्या? चेक करके देख लो। तो देखिए फ्रिंज विड्थ ब्राइट का मतलब आपका जो थिकनेस है ब्राइटनेस का, ठीक है, तो उसके लिए हम दो डार्क के बीच की जो विड्थ है उसको मेजर करते हैं, क्योंकि दो डार्क के बीच में ब्राइट रहेगा, तो दैट्स व्हाई फ्रिंज विड्थ ओमेगा जिसको सिंबलाइज किया जाता है, तो दैट इज y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 में ये दोनों वैल्यू जो है डार्क फ्रिंजेस है, दिस आर एक्चुअली डार्क फ्रिंज पोजीशन, ये डार्क फ्रिंज पोजीशंस है, ठीक है, ये डार्क फ्रिंज की पोजीशंस है। तो y2 की वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1 कंसीडर करोगे तो सेकंड डार्क फ्रिंज आएगा, तो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दे तो 3 लैम्डा d बाई 2d, है ना। फिर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आएगा, डार्क फ्रिंज आएगा, तो n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये वैल्यू 1 रह गया, तो इट इज लैम्डा d बाई 2d, लैम्डा d बाई 2d माइनस किया दोनों का तो लैम्डा d बाई d, सो दिस इज लैम्डा d बाई d इज द फ्रिंज विड्थ, है ना। और ये आप सक्सेसिव वे में देख सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी दो एडजेसेंट वैल्यू ले लो, है ना, जैसे मैंने अभी कितना लिया यहाँ पे n की वैल्यू 1 और 0 लिया, 3 और 2 लेके देख लो, 5 और 4 लेके देख लो, कहीं भी आप देखोगे यही वैल्यू मिलता है ना।